नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम कुछ नई कंपनी को लेकर, कोई नई स्टॉक को लेकर बिल्कुल ही चर्चा करने वाले नहीं। हमने एक पहले, मुझे लगता है कि मैंने शायद 6 महीने पहले एक कंपनी को लेकर के स्टडी किया था और वहाँ पे हमने कुछ ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल देखा था। आज उसी का अवलोकन करेंगे, जो आखिर उस कंपनी का रेशियोज़ कैसा रहा, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोज़ीशंस हैं वो कैसा बेटर करती देखी गई या नहीं। तो हमने कुछ फ़ॉर्मूला बेसिस पे दोबारा रिविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश किया कि हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए पूरे के पूरे मार्केट से जिनमें कम से कम, यदि आप वाई की ग्रोथ की अवलोकन करें, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ की बात करें, जिसमें ग्रोथ में केवल और केवल हम प्रॉफिट ही नहीं, हम इसको सेल्स को भी लेके चल रहे हैं, तो सेल्स भी बेटर होना चाहिए, प्रॉफिट भी बेटर होना चाहिए। तो हमने कंडीशन लगाई कि हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए कि जो कि 10% कम से कम सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ हो, चाहे वो वाई का हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का। और एक बड़ी कंडीशन हमने ये अप्लाई किया मार्केट में समझने के लिए, जो क्या, जो मार्केट में जो सबसे ऊपरी सतह है मार्केट में, जो मैं फिलहाल पूरे ओवरऑल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर के यदि देखा जाए, तो जहां मार्केट एक डिक्लाइनिंग रेशियो में देखने को मिलता है, वहां पे इस कंपनी की जो स्टॉक परफॉर्मेंस हो, वो दिन बाय दिन एक स्टेबिलिटी के साथ मार्केट में कामकाज करती होनी चाहिए था। उसके लिस्ट में हमारे सामने हमने एक कंपनी स्टडी किया था, उसी हमारे सामने निकल के आती है दोबारा। कंपनी की चर्चा करेंगे और आपके सामने रखने की कोशिश भी करेंगे उस कंपनी को लेकर, हमने क्या स्टडी किया था और क्या नहीं किया था, क्या उसमें आज भी वही पोटेंशियल क्रिएट करती है ग्रोथ को लेकर के, या कुछ और आंकड़ा सामने रखने की कोशिश करती है एज पर द फाइनेंशियल डेटा, एज पर द कंपनीज डेटाबेस, नॉट फॉर द आवर एनी डेटा। चलिए आइए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी को लेकर के कैसा आंकड़ा निकल के आती है और क्या क्या चीज शामिल करती है। दोस्तों, एक आवश्यक बात जो हमेशा कहता हूं, और वो ये कहता हूं कि हम लोग ना ट्रेडर्स हैं, ना कोई एडवाइजर्स हैं, ना कोई रिकमेंड करने वाले हैं कि आप किसी स्टॉक को खरीदो, बेचो या रखो, दिस इज योर डिसीजन, योर मनी। बट एक चीज हमेशा मैं नोटिस करता हूं और कहता भी हूं एक अपनी तरफ से, और वो ये कहता हूं कि मनी इज एवरीथिंग, और मनी इज एवरीथिंग, और सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो और बेटर फ्यूचर की बात हम सामने रखने की कोशिश करते हैं, चाहे आप स्टॉक में हो, चाहे आप किसी तरह के इन्वेस्टमेंट में हो, या किसी तरह की आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस में आप झेलने को मिल रही है। आइए इसको लेकर चलते हैं इनकी डिस्प्ले पे, और यहाँ पे देखा जाए, हमने अपने इस चैनल के ऊपर जो हमारी बिजनेस फाइनेंस लर्निंग चैनल्स है, उस पर हमने एक कंपनी को लेकर जिसका नाम था दीप इंडस्ट्रीज से लिमिटेड, और दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे हमने चर्चा किया था, डिटेल में चर्चा किया था, और आज वही चर्चा हम दोबारा करने की कोशिश करेंगे आफ्टर 6 महीने के बाद। क्यों करने की कोशिश करेंगे, उसके प्रति रीजंस हैं, जो मार्केट में आप इनकी यदि ये पोजीशन को देखा जाए, तो हमने कुछ डेटाबेस निकाला और वो देखने को ये मिलती है, जो कंपनी में जो इनकी पीयर्स कंपनी है, उसके कुछ कंपैरिजंस में यदि देखा जाए, तो वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से कुछ हद तक कुछ कंपनियों के कंपैरिजन महंगा भी दिखता है, तो कुछ कंपनी से सस्ता भी दिखता है। तो ये तो मार्केट की एक रेश है, क्योंकि कुछ कंपनी से आप जिस भी लाइन में खड़े होंगे, उस लाइन में कई बार या तो आप लाइन के सबसे पहले पायदान पे होंगे, जैसे इंडिया की बात करूं, सबसे पहले पायदान पे यदि मार्केट कैप के लिहाज से देखा जाए, तो रिलायंस आ जाती है, सेकेंड चांस इधर टीसीएस आ जाती है, और थर्ड चांस फोर्थ चांस में लगातार कुछ ना कुछ हलचल होती है तो चेंज हो जाती है। यहाँ पे वो लाइन है जहां पे कोई आगे कोई पीछे शामिल हो सकता है, अलग अलग इम्पैक्ट को लेकर। लेकिन यदि हम इस कंपनी की बात करें, तो यहाँ पे जिक्र क्या करता है, जो कंपनी में डेट्स नहीं के मुताबिक था। यदि करंट मार्केट की जोन को भी देखा तो 200% के आसपास ट्रेडिंग करती पाई गई, वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक देखा तो 161% की रैली क्रिएट करती देखी गई। जबकि कुछ कंपनी इससे ज्यादा भी रेस में शामिल करता है, तो कुछ इससे सस्ते रेटों में भी अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें ONGC जैसे कंपनी है, ऑयल इंडिया ऐसे कंपनी शामिल है, जो कि सरकार की होल्डी ऑन कह सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। अब यदि सवाल को देखा जाए, जहां पे हमने कुछ कंडीशन वेस अप्लाई किया था कि हमें ऐसी कंपनी चाहिए जो वाई ग्रोथ हो और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ग्रोथ हो, तो इसके सामने हमारे सामने दिखता है
कि कंपनी जो ग्रोथ रेट की लेकर चर्चा करता है, जहां पे YoY में 47%, वहीं प्रॉफिट में 60% की रैली थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 18% की सेल्स में, तो 15% के आसपास प्रॉफिट भी रैली क्रिएट करती देखी गई। इतना ही नहीं, यदि हमने कुछ और भी कंडीशन अप्लाई किया कि हमें ऐसा चाहिए कि भाई आज के सिचुएशन में जो प्राइस हैं वो इसका हाई टाइम, जो ऑल टाइम हाई प्राइस था, उसकी अभी किस पोजीशन में क्या प्राइस आंकड़ा लेके आते हैं। हम फिलहाल कोई विदाउट कोई चार्ट एनालिसिस की बात कह रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कंपनी ने डेटाबेस, जो कंपनी के डेटाबेस थे उसके मुताबिक हमने देखा कि अभी ऑल टाइम हाई से जो करंट मार्केट की जोन है वो कितने डिस्काउंट चल रही है, ओनली ऑन 28% का। मतलब ये भी कह सकते हैं दूसरे पहल में, दूसरे शब्दों में, जो अभी के सिचुएशन में जो कंपनी की स्टॉक प्राइस है वो ऑल टाइम हाई से 28% नीचे ट्रेड करती देखी गई। अब एक सवाल और आती है, क्या यहाँ जो 28% गिरावट हुआ है, क्या ये लगातार गिरता जा रहा है या कुछ जगह भी आपस में क्रिएट करने की कोशिश, जिसको हम समतल वाली चीजों कहते हैं, एक स्टेबिलिटी वाली शामिल। तो ये दर्ज करता है कि कंपनी में यदि हम देखते हैं तो ये आंकड़ा देती है कि कुछ पीरियड में, यदि आप 52 वीक के पीरियड से देखते हैं तो निचले परत से देखा तो मार्केट में 85% की अभी भी रैली बनाती देखी गई है। सबसे अच्छी बात यह थी कंपनी में जो नेट इनकम मार्जिन इस कंपनी में 29% के आसपास है, जबकि कुछ कंपनी में से ज्यादा तो है ही नहीं इनके पीयर्स की बड़ी दिग्गज कंपनी, चाहे वो ONGC हुई क्यों ना हो, चाहे वो ऑयल इंडिया जैसे कंपनी ही क्यों ना शामिल किया जाए। जबकि कंपनी में केवल इसी ग्राउंड पे हम चर्चा कर लेंगे, नहीं जी, ये ग्राउंड पे ही हम डिसीजन नहीं करेंगे और ना समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम और खुदरने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें और कुछ ग्रोथ रेट है कि नहीं है। तो जब आप ईयर एंड ईयर बेसिस की तरफ चलेंगे तो हमने कंपाउंडेड डेटा को कवर किया तो समझ में आए कि कंपनी तो बेटर टू बेटर करती जा रही है साल दर साल। जहां सेल्स में 30% था तो चलिए TTM में 29% रहा, जो प्रॉफिट पहले 26% था वो बढ़ के 30% हो जाती है। यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस 68% के आसपास ट्राई करती देखी गई थी, रनवे पे उड़ती देखी गई थी 3 साल में, तो वहीं 1 साल में 72% की रैली होती देखी गई। तो यहाँ पे रिटर्न एंड इक्विटी भी इनको सपोर्ट देती है दिन बाय दिन। तो क्या समझ में आया, हमने ये समझा कि कंपनी का अभी तक का जो डेटा हमने समझा, वहां पे चाहे वो YoY का ग्रोथ हो, चाहे वो QoQ का ग्रोथ हो, चाहे वो कंपाउंडेड ईयर एंड ईयर बेसिस का एक डेटाबेस हो, दिन बाय दिन इसमें ग्रोथ लेवल अभी तक के डेटाबेस में बनी हुई दिखती है। जबकि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में, चाहे वो ONGC हो, ऑयल इंडिया हो या एशियन एनर्जी जैसी कंपनी भी शामिल हो, तो उसके कंपैरिजन में कुछ न कुछ बेटर करती देखी गई है और आज के टाइम में वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से स्टेबल दर्ज करती है। यदि हम इसको स्टॉक पी से अवलोकन करेंगे और इंडस्ट्रियल के पी से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो कुछ चलिए आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कहना चाहता है ये। देखिए, ये कहता है कि इनकी यहाँ पे इंडस्ट्रियल की जो बाकी कंपनियां हैं उसके मुताबिक मार्केट की रेस में ये ओवरऑल 10% ओवर वेटेज है। 2800 करोड़ 2900 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी में डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है। डिविडेंड जो प्रमोटर कंट्रोल है 63% की आसपास है और 29% की सेविंग भी करती है। डेट्स काफी ज्यादा नहीं है और कंपनी में 35,000 के आसपास निवेशकों का कह सकते हैं नंबर ऑफ शेयर स्टेबल है। तो चलिए, ये तो एक कड़ी था, इसको हमने समझने की कोशिश किया जो कंपनी 1991 में बनी थी दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम। क्या कुछ और सवाल भी इसको समझने की कोशिश करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, अभी ये खत्म नहीं हुआ, इसमें कुछ और भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर आएंगे कि आखिर इस कंपनी में आज के टाइम में रिस्क और रिवार्ड का जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कितनी स्थिरता बनाती। तो एक नजर वहां भी चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं जो कैसा रहा इसका फंडामेंटल स्ट्रेटजी, और मार्केट में फिर हम चार्ट लेवल पे भी एक नजर चलेंगे, जिसको हम कहते हैं मार्केट की ट्रेंड को समझने की कोशिश करना। यदि हम इसकी निवेशकों के इंटरेस्ट जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में FIDI की जो भूमिका रही है होल्डिंग को लेकर के,
वो लगातार बनी रही है। इस पीरियड की अच्छी बात ये रही दिसंबर तक में, जो DII ने अपनी पोजीशंस यहाँ पे बिल्डअप किया है। अब एक DI का नाम है मोवीरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। अब कहाँ की कौन सी फंड है, नहीं है, ये कितनी जगह इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या बड़ी निवेशक हैं, छोटी निवेशक हैं, तो यहाँ पे जिक्र करता है तो छोटी निवेशक के सामने मिलता है। ये कुछ ही कंपनी में इसका इस फंड सा पैसा लगा हुआ है। आम निवेशकों के पास जो 33% होल्डिंग है उसमें भी कुछ बड़ी नाम है, जिसमें चाहे जिम्स कंपनी हो या फिर कुछ नाम शामिल करता है। और ओवरऑल कंपनी में करीब 35 से 40 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित कर। अब एक चीज को और समझना है रिस्क फैक्टर को लेकर के। दोस्तों देखिए, रिस्क फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चलिए कंपनी ने जो कारोबार किया, वो ये बुक किया, जो हमने ये कमाई, ये टोटल सेल किया, ये कमाई और ये हमने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या पैसे आए या नहीं आए, ये तो एक चैलेंजिंग वर्ड है ना। और यदि पैसे रिस्क को लेकर देखा जाए तो कंपनी में हाई रिस्क की बात कहती है फ्रॉम द डेटर्स डे को। अब आखिर ये भी जानना जरूरी पड़ेगा कि क्या इनका पुराना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसी टाइम फ्रेम में पैसा आता है, या ये इसी पीरियड में आकर की उछाल क्रिएट करती थी। उसको लेकर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि 237 दिन कम नहीं होता, अर्थात ये कह सकते हैं करीब 8 महीने का टाइम फ्रेम लग रहा है, उससे पहले भी यही टाइम फ्रेम था, तो इम्प्रूवमेंट करती देखी गई। जबकि रिस्क और रिवार्ड के एक्सपेक्टेशन को देखा जाए तो कंपनी में बेटर रिजल्ट के साथ साथ बेटर एक्सपेक्टेशन का भी नाम शामिल करता है। और ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है पीरियड ऑन पीरियड बेसिस में काफी बेटर रहा है, जिसको लेकर के हमने एक ईयर ऑन ईयर बेसिस के फाइनेंशियल भी आपके सामने पहली बार वीडियो में रखा था, चाहे स्टैंडअलोन डेटा हो चाहे वो कंसोलिडेटेड डेटा हो। और साथ में यदि हम इनकी स्टॉक चार्ट की तरफ चलें, जहां पे विदाउट कोई ट्रेडिंग चार्ट को, टेक्निकल चार्ट को लिए हुए हम समझने की कोशिश करें, तो ये जिक्र करता है कि इनके पास जो सपोर्ट लेवल फिलहाल के लिए दिखता है, जहां पे इन्होंने बॉटम फिक्स किया है, वो है 423 रुपए के आसपास। तो ये हम राउंड ऑफ फिगर की यदि बात करें तो इसमें एक सपोर्ट लेवल निकल के आती है 400 रुपए के आसपास, जिसको हम राउंड अप पे चर्चा करते हैं। अब आखिर सपोर्ट लेवल तो हुआ, तो रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? देखिए, रेजिस्टेंस तो मल्टीपल जज करती है, और इस मल्टीपल रेजिस्टेंस में कहने वाली बात कुछ बची नहीं है। फिलहाल के लिए एक चिंता का विषय ये है कंपनी में, जो दिन बाय दिन यहां से मार्केट में गिरावट जो बॉटम टू बॉटम पे आके अटकी है, वहां पे स्थिरता कब बनाई? यहाँ पे स्थिरता जब बनाएगी बाउंस बैक के लिए, तभी मार्केट इस रेस के आगे निकल पाएगी। ये कंपनी अपनी लाइफ टाइम हाई से केवल छोटी सी परसेंटेज गैपिंग के साथ मार्केट में अभी भी कामकाज करता है। मार्केट की डिमांड अच्छी है और साथ में इनकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट को लेकर के काफी तेज गति से देखने को मिला है। तो हमने इस कंपनी को लेकर के हर एक पहलू को समझने की कोशिश किया कि फंडामेंटली बेसिस पे काम जो इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर रहा है। और जो कारोबार यदि बेटर रहती है, हम लोग एक कहावत कहते हैं कि यदि आप फर्स्ट बेंच के बच्चे थे तो उम्मीद किया जाता है कि आप फर्स्ट बेंच पे ही बने रहें। इसीलिए ये जो अभी तक का इनका ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ है, वो आगे भी ग्रोथ कंटिन्यू करने में सक्षम हो सकता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता हूं। हमने जो पुराने लर्निंग किया था वो उसका एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझने की कोशिश किया। और एग्जैक्टली डेट की बात करें तो हमने इस कंपनी को लेकर 23 अगस्त 2024 को लर्निंग किया था। और 23 अगस्त की लर्निंग के बाद की बात करें तो ये अल्टीमेटली 350 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी। वहां से मार्केट की रेस में ये कहां तक पहुंची? 600 रुपए तक की रेंज में पहुंचा। और दोबारा मार्केट एक नई अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फंडामेंटली कंपनी का अच्छा है। क्योंकि कंपनी का कारोबार क्या है आप उसको भी समझ लीजिए एक जगह। इसका समझने का मतलब ये है, जो कंपनी क्या करती है, ऑयल एंड गैस फील्ड में सर्विस प्रोवाइड करती है। किसके लिए देती है?
इन कंपनी कहती है कि इनका कारोबार जो है, जहाँ पे मिड स्ट्रीम सर्विसेज की बात किया जाए, जहाँ पे एयर एंड गैस कंप्रेशर सर्विस हो, चाहे वो कंडीशनल की बात करें, चाहे ड्रिलिंग एंड द वर्क ओवर सर्विसेज की बात किया जाए, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और इनकी सर्विस में ये सारे इसे शामिल करता है। तो ये कंपनी किसके लिए काम करती है जी, ये भी चर्चा का विषय बन जाता है। तो ये कंपनी कहता है कि हम तो अदानी हो, गुजरात गैस हो, सीपी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन हो, या फिर जो काफ़ी सारे नाम शामिल करता है, जहाँ पे इनके लिए हम कामकाज करते रहे हैं और रहते अभी हमारे पास एक फिक्स क्लाइंट की लिस्ट ये शामिल करता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए यदि आपको इस वीडियोस के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।